हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बेटा, हमने पाठ नंबर 18 जिसका शीर्षक है चुनौती हिमालय की, इसको पढ़ लिया, इसके कठिन शब्द कर लिए, इसके शब्दार्थ कर लिए। आज इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो जो पहला प्रश्न है वो है चुनौती हिमालय की। चुनौती हिमालय की ये पाठ का नाम है चुनौती हिमालय की। पाठ में क्या दर्शाया गया है? क्या दर्शाया गया है या क्या बताया गया है या क्या कहा गया है, इन सब का एक ही मतलब होता है। ठीक है, तो देखिए क्या दर्शाया गया है। चुनौती हिमालय की पाठ में प्राकृतिक सुंदरता और हिमालय के प्रति जवाहरलाल नेहरू के आकर्षण को दर्शाया है। क्या बताया? यही बताया है ना कि भाई बर्फ से ढके जो पहाड़ों की चोटियां हैं वो कितनी सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था जब सूर्य की किरण उन बर्फ के ऊपर पड़ती थी ना, तो ऐसे लगता था मानो पहाड़ों ने चांदी का मुकुट पहन लिया है। और उसी सुंदरता की ओर खींचकर, उसी सुंदरता की ओर आकर्षित होकर जवाहरलाल नेहरू उन चोटियों के पास पहुंचना चाहते थे। ठीक है, तो देखिए जो मुश्किल शब्द वो हम लिख रहे हैं। प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक, देखो ये लिख दिया हमने प्रा, और आगे लिखेंगे कृतिक। प्राकृतिक सुंदरता, से को छोटे ऊ की मात्रा ऊपर अनुस्वार। ठीक है, प्राकृतिक सुंदरता कि वे इस पाठ में प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाया है और हिमालय के प्रति कि हिमालय कितना सुंदर लग रहा था, हिमालय के प्रति जवाहरलाल नेहरू के आकर्षण को दर्शाया है। तो जवाहरलाल ऐसे लिखेंगे, जवाहरलाल नेहरू। आकर्षण ऐसे लिखेंगे, आकर्षण होता है उसके प्रति लगाव या उसके प्रति ध्यान। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, वो है बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ों के, बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ों के उदास और फीके लगने की उदास और फीके लगने की क्या वजह है? पाठ में बताया गया है कि जो बर्फ से ढके जो पहाड़ थे वो उदास और फीके लग रहे थे। एक तरफ तो कहा है कि वो बहुत सुंदर लग रहे थे, कि चांदी की तरह से चमक रहे थे, और दूसरी तरफ कहा है कि बर्फ से ढके जो पहाड़ थे वो उदास और फीके लग रहे थे। तो जो उदास और फीके लग रहे थे उसका क्या कारण है, किस कारण से वो ऐसे दिख रहे थे? तो देखिए किस कारण से दिख रहे थे कि वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ ही बर्फ थी ना, तो बहुत ज्यादा बर्फ होने के कारण वहां आसपास दूर दूर तक मतलब जहां तक दृष्टि जाती है, जहां तक हमारी आंखें देख सकती हैं, वहां तक कोई वनस्पति दिखाई नहीं दे रही थी। वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे या घास फूस, की कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कि ज्यादा बर्फ थी ना, तो ज्यादा बर्फ में कोई भी वनस्पति वहां पे नहीं थी और कोई भी जीव जंतु वहां पे नहीं था।
तो कोई भी वनस्पति नहीं थी और कोई भी जीव जंतु नहीं था, इसलिए बर्फ से ढके पहाड़ उदास और फीके लग रहे थे। फिर से सुन लीजिए कि दूर दूर तक कोई वनस्पति और जीव जंतु न होने के कारण बर्फ से ढके पहाड़ उदास और फीके लग रहे थे। वनस्पति कैसे लिखा जाएगा? देखिए वनस्पति कैसे लिखा जाएगा। वनस्पति ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, छोटी ई की मात्रा आएगी। जीव जंतु ऐसे लिखा जाएगा, जीव लिखेंगे तो जय को बड़ी की मात्रा आएगी, छोटी लगा दी तो हो जाएगा जीव, जीव जंतु। कि भाई वहां पे बर्फ ही बर्फ थी, तो जीव जंतु मतलब लाइफ वहां पे पॉसिबल नहीं थी, इतनी ज्यादा ठंड होती थी कि बर्फ से सब कुछ जमा हुआ था, इसलिए वहां पे कोई वनस्पति का मतलब क्या होता है? घास फूस या पेड़ पौधे कुछ भी नहीं था। और कहाँ तक नहीं था? जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, हमारी आंखें जितना देख पाती हैं वहां तक कोई भी वनस्पति या पेड़ पौधा, घास फूस, जीव जंतु दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वहां पर जो पहाड़ थे बर्फ से ढके हुए वो उदास और फीके लग रहे थे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, बर्फ का मैदान असलियत में कैसा था? बर्फ का मैदान असलियत में कैसा था? कैसा था भाई? देखिए वो कैसा था, इसका उत्तर है मैं ऊपर लिख देती हूँ, नीचे आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। तो बर्फ का मैदान जब दूर से उनको दिखाई दिया तो वो ऐसा लग रहा था मानो ये समतल है, कि ये ऊबड़ खाबड़ नहीं है, सपाट है। लेकिन पूछा है असलियत, असलियत मतलब सच्चाई क्या थी, उसकी वास्तविकता क्या थी, कि वो था कैसे? वैसे वो तो देखने पर लग रहा था, ऐसे तो देखने में तो दूर से कैसे दिख रहा था मानो ये समतल है, सपाट है, लेकिन उसकी सच्चाई पूछी है कि वो था कैसा। तो बर्फ का मैदान असलियत में कैसा था? असलियत में बर्फ का मैदान ऊबड़ खाबड़ था, ऊबड़ खाबड़, ऊबड़ लिखेंगे, उनको बड़ा बड़ा हुआ आएगा, ठीक है, छोटा लिख दिया तो हो जाएगा उबड़, उबड़ नहीं ऊबड़ खाबड़, ऊबड़ खाबड़ था। कहीं पर पैर बर्फ के नीचे धंस जाता था, कि मतलब हल्की सी बर्फ की ऐसी जैसे चोटियां थी ना पहाड़ों की, जैसे कि ये चोटियां हैं, ये पहाड़ है, यहाँ फिर चोटी, यहाँ चोटी, तो बर्फ गिरी तो यहाँ जो खाली जगह रहेगी ना, यहाँ पे एक बर्फ की परत जम गई, पतली सी बर्फ की परत जम गई, तो ये ऐसा लग रहा था कि ये समतल है, कि ये एक जैसा है, ऐसे सपाट है, लेकिन ये बर्फ की जो परत है ना ये पतली है, यहाँ जैसे ही पैर टेका तो अंदर धंसेगा यहाँ पे पैर, ठीक है। तो बर्फ का मैदान असलियत में बहुत ऊबड़ खाबड़ था, कहीं पर पैर बर्फ के नीचे धंस जाता और कहीं पर पैर फिसल जाता था, कि बर्फ चिकनी होती है ना, तुरंत गिरी थी, वो ठोस नहीं हुई थी, ठीक है। तो इसलिए कहीं पर तो उनका पैर फिसल जाता और कहीं पर बर्फ के नीचे धंस जाता। कहीं, कहीं का मतलब देखो, कहीं का मतलब जगह से है, कि किसी जगह पर, तो अगर आपने ऐसे लिख दिया ना ये हो गया कहीं, कहीं मतलब कोई बात कही कि आपने ऐसे कही थी ये बात, ठीक है, लेकिन हमने बोला है कहीं, यहाँ पे अनुस्वार लगेगा, इसका मतलब हो गया जगह, ठीक है, कि किसी जगह पर तो पैर बर्फ के अंदर धंस जाता, धंस ऐसे लिखा जाएगा, धह के ऊपर अनुनासिक, ठीक है, किसी जगह पर तो पैर बर्फ के अंदर धंस जाता और किसी जगह पर या कहीं पर पैर फिसल जाता, कि वो बर्फ थी, वो ठोस नहीं जमी थी, अभी गिरी थी ना, बारिश के तौर पर वहां पे बर्फ गिरती है, जैसे पानी गिरता है ना वहां पे बर्फ गिरती है, तो कहीं पर तो पैर फिसल जाता और कहीं पर बर्फ के अंदर धंस जाता। फिर से सुन लीजिए, बर्फ का मैदान असलियत में कैसा था? बर्फ का मैदान असलियत में बहुत ही ऊबड़ खाबड़ था, कहीं पर पैर बर्फ के नीचे धंस जाता और कहीं पर पैर फिसल जाता था। अगला जो हमारा प्रश्न है बेटा वो है, जवाहरलाल
अमरनाथ के दर्शन किए बिना वापस क्यों आ गई? कि भाई उन्होंने जिद कर रखी थी कि अमर चाहे कुछ भी हो, वो खाई में भी गिर गई थी, फिर भी वो क्या कह रहे थे कि भाई मैं तो अमरनाथ के दर्शन किए बिना वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू अमरनाथ के दर्शन किए बिना ही वापस क्यों आ गए? जवाहरलाल नेहरू नेहरू अमरनाथ के दर्शन किए बिना ही दर्शन किए बिना ही वापिस क्यों आ गए? तो क्यों आ गए वो वापिस? जवाहरलाल नेहरू अमरनाथ के दर्शन किए बिना ही वापिस क्यों आ गए? तो देखिए क्यों आ गए थे। उनके पास पर्याप्त सामान नहीं था। पर्याप्त का मतलब होता है काफी, कि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जो जो सामान उनके पास होना चाहिए वो सामान उनके पास कम था, पर्याप्त नहीं था। ठीक है, तो पर्याप्त कैसे लिखा जाएगा? देखिए पर्याप्त की जगह आप काफी भी लिख सकते हैं, पर्याप्त। ठीक है, कि उनके पास पर्याप्त सामान नहीं था। और क्या था? दिन ढलने को था। दिन ढलने को था मतलब दिन कम बचा था, सूर्य अस्त होने के जो टाइम था ना वो हो गया था। ठीक है, दिन ढलने को था, उनके पास पर्याप्त सामान नहीं था। जो रास्ता था आगे का वो और भी दुर्गम था। दुर्गम कैसे लिखा जाएगा? देखिए कि जो जो रास्ता उन्होंने पार कर लिया था, जिस रास्ते के ऊपर वो चढ़ लिए थे, जितना रास्ता उन्होंने कवर कर लिया था, आगे का रास्ता उससे और भी दुर्गम था, मतलब और भी मुश्किल था। चारों ओर गहरी खाइयां थी, चारों, यहाँ पे अनुस्वार लगेगा। ठीक है, चारों ओर का मतलब चारों साइड में, और यहाँ पे साइड वाला है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, चारों ओर गहरी खाइयां थी, खाइयां ऐसे लिखी जाएगा, चारों ओर गहरी खाइयां थी। फिर से सुन लीजिए, उनके पास पर्याप्त सामान नहीं था, चारों ओर गहरी खाइयां थी, आगे का रास्ता और भी दुर्गम था, दिन ढलने को था, दिन ढलने को था। ठीक है, मतलब सूर्य अस्त होने को था, ढलने ऐसे लिखा जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, कुली की नाक से खून क्यों बहने लगा? कुली की नाक से खून क्यों बहने लगा? प्रश्न नंबर 5 है कि जब वो चढ़ रहे थे, किशन, जवाहरलाल नेहरू और कुली वो चढ़ रहे थे तो कुली की नाक से खून बहने लगा। ठीक है, कुली की नाक से, कुली की नाक से खून क्यों बहने लगा? कि भाई क्या कारण था, किस वजह से कुली की नाक से खून बहने लगा? किस कारण से बहने लगा? देखिए, जब पहाड़ों पर ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं ना तो ऊंचाई पर है ना ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे जितनी ऊंचाई पर चढ़ेंगे वहां पे जो ऑक्सीजन है ना वो कम होते जाएगी। तो क्या लिखेंगे? पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी के कारण नसों में तनाव बढ़ गया। ऑक्सीजन ऐसे लिखा जाएगा, ऑक्सीजन के आधा आएगा, से को बड़ी की मात्रा आएगी। पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी के कारण नसों में, मतलब जो नसें हैं, जो वेन है हमारे शरीर में, उनमें तनाव बढ़ गया, मतलब खिंचाव हो गया, नसों में तनाव बढ़ गया। जैसे कि ये नस है हमारी, मान लो ये नस है, ऐसे
इसको जितना ऐसे खींचेंगे तो मतलब ये खिंचावट हो जाएगा, तनाव होता है ये, ठीक है। तन गई मतलब ज्यादा बिल्कुल ऐसे तनाव हो, खिंच गई, इसको कहते हैं तनाव बढ़ गया, जिसके कारण पुली की नाक से खून बहेगा। फिर से सुन लीजिए, पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी के कारण नसों में तनाव बढ़ गया, जिसके कारण पुली की नाक से खून बहेगा। तो ये थे बेटा इसके प्रश्न। असाइनमेंट में ये जो उत्तर लिखे हैं इनको ध्यान से पढ़ना और फिर साफ साफ अपने नोटबुक में लिखना। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।